बच्चों आज हम ला रहे हैं क्लास 11th का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इंटरेस्टिंग चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो इससे रिलेटेड बहुत सारी थ्योरियां हैं, बहुत सारे कंसेप्ट हैं, हम एक एक करके डिस्कस करते जाएंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में। जैसा कि माय डियर स्टूडेंट आपको पता है किसी भी सबस्टांसेस का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स क्या है, अकॉर्डिंग टू डाल्टन दिस इज द एटम। एटम किसी भी सबस्टांसेस का सबसे छोटा पार्टिकल्स होता है, डाल्टन ने बताया था। लेकिन आज के समय में हमें पता है कि एटम को हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और बहुत सारे एंटी पार्टिकल्स भी हैं। लेकिन उस टाइम में ज्यादा ऑपरेटर्स नहीं थे, तो इसलिए ज्यादा डेवलप नहीं कर पाया साइंस। लेकिन जैसे जैसे ऑपरेटर्स डेवलप होते गए, साइंस ने डेवलप किया और फाइनली हमारे पास जो बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट जे थॉमसन, रदरफोर्ड, गोल्डस्टीन, बोर, ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट हुए और उन्होंने बता दिया कि एटम को डिवाइड किया जा सकता है। उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और सब एंटी पार्टिकल्स भी होते हैं। ऐसे छोटे छोटे पार्ट में बनाऊंगा ताकि आप इजीली इसको क्या कर पाओ, देख पाओ। अगर हम बात करें डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की, तो इससे रिलेटेड ऐसा नहीं है कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एक दिन में ही जाके साइंटिस्ट ने बैठा और इलेक्ट्रॉन को क्या किया, डिस्कवर कर दिया, ऐसा नहीं था। उसके साथ साथ बहुत सारी थ्योरियां क्या है, साथ साथ चल रही थी। जैसे अगर हम बात करें माइकल फैराडे का, तो फैराडे बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। उन्होंने बताया इलेक्ट्रिकल नेचर ऑफ सबस्टांसेस कि किसी भी, क्योंकि उनका पूरा जो स्कोप रहा है वो इलेक्ट्रिकल नेचर पे ही रहा है, तो इलेक्ट्रिकल नेचर ऑफ सबस्टांसेस में फैराडे ने क्या बताया कि अगर इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाए किसी भी सबस्टांसेस का, तो आयंस कैसे फ्लो करते हैं। अगर किसी भी कोई भी सॉल्यूशन में अगर हम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करें तो आयंस का कंडक्शन कैसे होता है, उसी चीज को वो एक्सपेरिमेंट वो उस पर काम कर रहे थे। इसी कंसेप्ट का यूज किया गया और ये सोचा गया कि अगर हम वही इलेक्ट्रिसिटी अगर गैस से पास कराएं, क्या इलेक्ट्रिसिटी को गैस से पास कराया जा सकता है, प्रेशर को कम करके, गैस कंसंट्रेशन को मेंटेन करके क्या गैस से इलेक्ट्रिसिटी पास करा सकते हैं। तो इस चीज को विलियम क्रूक्स अपने एक्सपेरिमेंट में करना चाहते थे, इंप्लीमेंट करना चाहते थे। और यही हमारा अब बात है कि विलियम क्रूक्स को आइडिया मिला कहां से, तो विलियम क्रूक्स को आइडिया मिला फैराडे से कि अगर किसी भी सबस्टांसेस से कोई भी सॉल्यूशन है, अगर उससे करंट फ्लो हो सकता है, तो अगर हम उसी थ्योरी का यूज करें गैसेस के लिए, क्या गैस में करंट फ्लो हो सकता है, गैस के कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर दे, इंक्रीज कर दे बाई किसी वे से, क्या हम इसमें करंट फ्लो कर सकते हैं। इसी पे वर्क करना चाहते थे विलियम क्रूक्स। तो विलियम क्रूक्स ने कैथोड रे डिस्कवर किया। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन को अचानक सडनली क्या किया, ये विलियम क्रूक्स ने क्या किया, सडनली इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर कर दिया, ऐसा नहीं था। तो विलियम क्रूक्स किस पे काम कर रहे थे, फैराडे की उसी टेक्निक पे कि कैसे गैसेस में हम कंडक्शन, विलियम क्रूक्स ने इस तरीके से सेटअप किया और कैथोड रे क्या किया, डिस्कवर किया। इसके लिए उन्होंने क्या किया, एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया जिसमें एक कैथोड था, एक मेटल इलेक्ट्रोड रखा कैथोड का, और परफोरेटेड एनोड रखा। ये भी हमारा मेटल ही था लेकिन परफोरेटेड था। परफोरेटेड क्यों था मैं अभी बताऊंगा। और इधर उन्होंने क्या किया था, एक फ्लोरेसेंट मटेरियल जिंक सल्फाइड को क्या किया था, कोटिंग किया था। और यहाँ पे वैक्यूम पंप है, इसमें से उन्होंने क्या किया, एयर को क्या कर रहे थे, कम कर रहे थे, कम ज्यादा कर रहे थे। और ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि अगर हम यहाँ से करंट अप्लाई करें तो क्या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है। तो यहाँ पे 10,000 वोल्ट जब इस पे अप्लाइड किया गया और इसमें से पूरे एयर को निकाल दिया गया, लगभग इसका जो प्रेशर था 10⁻⁻⁴ एटीएम प्रेशर रखा गया। मतलब गैस का जो इसमें क्वांटिटी थी लगभग नेग्लिजिबल थी। अब हुआ क्या कि जब यहाँ पे 10,000 वोल्ट अप्लाइड किया गया तो कैथोड से कुछ इनविजिबल रे निकली और वो दिखाई तो नहीं दे रही होंगी, इनविजिबल थी। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, जिंक सल्फाइड का फ्लोरेसेंस मटेरियल का कोटिंग किया था। तो जब यहाँ से इनविजिबल रे कैथोड रे से निकली और इस परफोरेटेड एनोड को क्रॉस करते हुए जब जिंक सल्फाइड से स्ट्राइक करती थी, तो ये क्या करता था, ग्लो करता था। यही बात विलियम क्रूक्स ये दिखाना चाहते थे कि यहाँ पे जो रे निकल रहा है कैथोड से निकल रहा है,
इसलिए उन्होंने इस रे को क्या बोला, कैथोड रे। लेकिन इसका जो प्रॉपर्टी है, ये रे किस तरीके से मूव करती है, इसके पीछे क्या रीजन है, इस बहुत सारी चीजों को डिफाइन नहीं कर पाए। लेकिन यहीं से एंट्री होती है एक महान, एक ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट की, जे थॉमसन की। तो जे थॉमसन ने इस एक्सपेरिमेंट को समझने के बाद ये बताना चाहा कि इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। हाँ, इनोड्स जब हाई करंट वोल्ट जब आप अप्लाई करोगे और इसमें का जो हम गैसियस जो प्रेशर रखेंगे 10⁻⁴ रखेंगे, तो जैसे ही आप 10,000 वोल्ट अप्लाई करोगे तो कैथोड से कुछ इनविजिबल रे निकलती हैं जो परफोरेटेड एनोड को क्रॉस करते हुए जब जिंक सल्फाइड से कोटिंग, जो जिंक सल्फाइड के इधर कोटिंग हुआ है, जब उस पर स्ट्राइक करती हैं तो ग्लो करती हैं। तो इसके लिए उन्होंने क्या रखा, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स रखे, एक एक करके हम उस पर डिस्कस करते हैं। तो बच्चों एक बात तो क्लियर था, विलियम क्रूक्स ने कैथोड रे डिस्कवर कर दिया, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी बताने में वो क्या हो गए, फेल हो गए। उनको समझ में नहीं आया कि इसकी प्रॉपर्टी क्या है, जो रे निकल रहे थे इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी। लेकिन वहीं से जे थॉमसन ने क्या किया, इन्हीं को संभाला और उन्होंने बहुत सारे इस पे वर्क किए। जे थॉमसन पोजेस द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रे, इसकी कुछ प्रॉपर्टी है, जैसे क्या थी, कैथोड रे जो थी, जो कैथोड रे यहाँ से निकल रही थी, कैथोड रे क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये रे किधर से निकल रही थी, कैथोड साइड से निकल रही थी, कैथोड से निकलती थी और एनोड से, ये जो परफोरेटेड एनोड है उसको क्रॉस करते हुए जिंक सल्फाइड में जब स्ट्राइक करती थी तो ग्लो करती थी। तो कैथोड रे कैसे मूव करती थी, स्ट्रेट। तो कैथोड रे कैसे मूव करती थी, स्ट्रेट लाइन में मूव करती थी। अगर कैथोड रे के बीच में अगर आप कोई फैन लगा दो, ऐसे कोई व्हील लगा दो, तो ये क्या करती थी, इसको रोटेट कर देती थी, इसको रोटेट कर देती थी। अच्छा, रोटेट करने का क्या मतलब था कि ये जो कैथोड रे हैं इनमें एनर्जी है, इनमें एनर्जी है, मतलब इनमें कैसी एनर्जी है, क्योंकि ये मूव कर रही हैं तो इसमें कैसी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv²। ये काइनेटिक एनर्जी है, मतलब इसमें क्या है, मास है, मटेरियल है। तो कैथोड रे मेड ऑफ ए मटेरियल, क्योंकि ये क्या कर रही थी, इस व्हील को रोटेट कर रही थी, जो उसके वे में आता था, रास्ते में आता था, उसको क्या करती थी, रोटेट कर देती थी। थर्ड की अगर हम बात करें तो कैथोड रे कैरी नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे क्या था माय डियर स्टूडेंट, अगर हम यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड को सेटअप करें, एक हमारा माइनस है और ये हमारा प्लस है, तो जैसे ही ये हमारे रे जब मूव करते थे तो ये क्या करती थी, किधर से मूव कर जाती थी, ये प्लस साइड में मूव करती थी। तो प्लस साइड में मूव करने का क्या मतलब था, ये रे किससे बनी है, निगेटिव पार्टिकल्स हैं, निगेटिव पार्टिकल्स हैं, तभी तो पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट हो रही थी। तो यहाँ पे क्या है, अगर ये इलेक्ट्रिकल एरिया में अगर हम पास कर रहे थे, इलेक्ट्रिकल फील्ड में जब इस रेडिएशन को हम क्रॉस कर रहे थे तो ये किधर मूव करती थी, पॉजिटिव साइड की ओर। अब पॉजिटिव साइड के मूव करने से ये क्लियर हो गया कि ये जो रेडिएशन है वो किससे बनी है, निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स है, निगेटिव चार्ज रेडिएशन है। कैथोड रे प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट। अब क्या था कि अगर यहाँ पे कोई भी मेटल को रख दें तो क्या हो जाता था, गर्म हो जाता था, हीट हो जाता था। तो ये कैसा क्यों हो रहा था, इसलिए हो रहा था कि जब ये रेडिएशन इस मेटल से स्ट्राइक कर रहे थे तो अपनी एनर्जी को यहाँ सप्लाई कर रहे थे, सप्लाई करने से क्या प्रोड्यूस कर रहे थे, हीट प्रोड्यूस कर रहे थे। दे कॉजेज आयनाइजेशन ऑफ गैसेस। अगर हम बीच में किसी भी गैस को इधर क्या कर दे, फील कर दे, तो ये क्या करती थी, उसको आयनाइज कर देती थी। आयनाइज का क्या मतलब है, जैसे मान लेते हैं कि हमारा H2 है, H2 गैस है, तो जैसे ही अगर इसमें ये रेडिएशन क्रॉस करती थी तो ये क्या हो जाती थी, आयनाइज हो जाती थी, ये क्या हो जाती थी, आयंस में कन्वर्ट हो जाती थी। तो ये था, गैसें क्या करती हैं, आयनाइजेशन करती हैं। दे प्रोड्यूस एक्सरे। अब एक्सरे क्या था माय डियर स्टूडेंट, अगर जो बहुत हार्ड मेटल हो, बहुत हार्ड मेटल हो लाइक द टंगस्टन, तो जब ये रेडिएशन जब इससे क्रॉस करते थे, इससे टकराते थे, इससे स्ट्राइक करते थे, तो ये अपने वेवलेंथ को चेंज कर देते थे और इसी चेंज वेवलेंथ को हम क्या बोलते हैं, एक्सरे। रोंटेगन ने इसको क्या किया था, डिस्कवर किया था, साइंटिस्ट रोंटेगन ने, हम आगे डिस्कस करेंगे। तो एक्सरे कैसे होता है कि कोई भी रेडिएशन जब किसी भी हार्ड मेटल से स्ट्राइक करता है तो जब वो इससे रिफ्लेक्ट होके जो रेडिएशन मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सरे। अब ऐसा नहीं कि कोई भी रेडिएशन एक्सरे होगा, इसका ये क्या होता है, फिक्स्ड वेवलेंथ होता है। अगर उस वेवलेंथ पार्टिकुलर वेवलेंथ में जब वो पहुंचेगा तभी वो एक्सरे बोलते हैं। तो ये एक्सरे भी प्रोड्यूस करते थे, हम आगे डिस्कस करेंगे एक्सरे के बारे में, उसका वेवलेंथ क्या होता है।
दे अफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट। अगर यहाँ पे आप कोई फोटोग्राफिक प्लेट रखते थे तो उसको क्या करता था, ब्लैक कर देता था। तो ये थे कुछ जे थॉमसन ने इसकी कुछ प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया। सबसे बड़ी अचीवमेंट थी जे थॉमसन की E/m की वैल्यू कैलकुलेट करना। E/m मतलब चार्ज और मास का उन्होंने रेशियो कैलकुलेट कर दिया। इस पार्टिकल्स का, इस निगेटिव रेडिएशन का जो कैथोड साइड से एनोड साइड की ओर मूव कर रही थी, उसका चार्ज और मास का रेशियो कैलकुलेट कर दिया। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। जो जे थॉमसन ने E/m का रेशियो कैलकुलेट कर दिया। जो रेडिएशन कैथोड से एनोड की ओर मूव कर रही थी, उसका उन्होंने क्या किया, चार्ज और मास का रेशियो कैलकुलेट कर दिया। और ये वैल्यू जो था 1.76 इंटू 10⁸ कूलम पर ग्राम। वही एक और साइंटिस्ट थे मिल्कन ने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से E की वैल्यू कैलकुलेट कर दी, चार्ज कैलकुलेट कर दिया। और चार्ज की वैल्यू क्या थी, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये चार्ज का वैल्यू उन्होंने कैलकुलेट कर दिया और जे थॉमसन ने E/m की वैल्यू कैलकुलेट कर दी। तो इस तरीके से अगर हम इसको सॉल्व करें, चार्ज को E/m से अगर हम डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, मास ऑफ निगेटिव पार्टिकल्स। जे थॉमसन ने इस निगेटिव पार्टिकल्स को क्या बोला, इलेक्ट्रॉन बोला। क्या बोला, इलेक्ट्रॉन। तो नेम किसने रखा, जे थॉमसन ने। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें, अगर यहां पे हम कैलकुलेट करें 1.6 इंटू 10⁻⁻19 E को डिवाइड कर दे E/m से, तो 1.76 इंटू 10⁸ तो हमें मिलेगा 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। अगर आप केजी में लिखोगे तो 9.1 इंटू 10⁻31 केजी। अब माय स्टूडेंट, एक बात यहाँ पे आपको याद रखना है, ये जो E/m की जो वैल्यू थी, अब वहां पे क्या था कि जो डिस्चार्ज ट्यूब था, ये जो डिस्चार्ज ट्यूब था, अब वो क्या कर रहे थे, डिफरेंट मेटल के इलेक्ट्रोड क्या कर रहे थे, ले रहे थे। अब डिफरेंट मेटल इलेक्ट्रोड लेने से वो फिर भी क्या होता था, चार्ज E/m का जो रेशियो आता था 1.76 इंटू 10⁸ ही आता था। मतलब जितना भी वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो बार बार जो वैल्यू क्या आ रही थी, सेम आ रही थी, कांस्टेंट आ रही थी। इससे उन्होंने एक कंक्लूजन निकाला कि ये जो पार्टिकल्स है वो फंडामेंटल पार्टिकल्स है। अब फंडामेंटल पार्टिकल्स का क्या मतलब है कि यह सारे जितने भी तरह के मेटल हैं, एलिमेंट है, चाहे किसी भी तरीके का हो, उसमें ये क्या है, मिलेगा। तो इस तरीके से हमें क्या मिला, एक पहला एटम का एक पहला सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, डिस्कवर हो गया। लेकिन माय डियर स्टूडेंट, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी क्या बोलती है कि ओवरऑल एटम क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। तो इसका मतलब है कि एक अगर सब एटॉमिक पार्टिकल्स निगेटिव है तो एक और पार्टिकल जरूर होगा जो उसको क्या करेगा, न्यूट्रल करेगा। तो अब इस पे बहुत सारे वर्क, अलग अलग साइंटिस्टों ने बहुत सारे वर्क करने शुरू कर दिए और इसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।